हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और पिछली वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा और उसमें बहुत बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैथ्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मैथ्स की स्ट्रेटजी शेयर किया कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो रहने वाली है मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये मेरी पर्सनल जो मैंने यूज़ की वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको इसमें से कोई यूज़फुल टिप या ट्रिक लगती है तो आप उसे अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि मैं खुद अभी अगले सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और इसलिए मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं डाल सकता, क्योंकि डेली मुझे भी 7 to 8 आवर्स मिनिमम अपनी स्टडी को देने होते हैं। और आप लोगों को भी यही कहूँगा कि इस वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड पे देखें, सो कम से कम टाइम में ये वीडियो कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडी के लिए निकाल सकें। तो बात करते हैं मेरे सीजीएल में मार्क्स की। तो मेरे सीजीएल मेंस में जो मैथ में स्कोर है वो है 69 अभी तो, और 4 नंबर बढ़ने के बाद ये हो जाएंगे 73 मार्क्स, जो कि इतना अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि सबसे बुरा स्कोर मेरा मैथ्स में ही आया है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। क्योंकि मेरा मॉक्स में जो स्कोर था वो ऑलवेज़ 80+ रहता था, और कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण और कुछ टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरा स्कोर इस बार मॉक टेस्ट जितना बढ़िया नहीं रह सका। जैसे ये वाला मॉक देख लीजिए, ये लाइव ओली बोर्ड का लाइव मॉक है। क्योंकि मैंने ओली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन तो लिया नहीं था, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था, और ओली बोर्ड वाले मॉक जैसे लाइव आते थे मैं वैसे लाइव वाले मॉक देता था। तो इस वाले लाइव ओली बोर्ड के टेस्ट में देखो, मैथ्स में मेरे 82 हैं और इंग्लिश में 131 है, जीके में इसमें कम आ गए, जीके में 25 ही मार्क्स आए हैं। और ये देख लीजिए दूसरा टेक्स्ट बुक में सेक्शन वाइज दिखाता है, वैसे सब्जेक्ट वाइज नहीं दिखाता, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। इसमें 177 है। मैथ्स का एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, वो मैंने स्किप किया था। रीजनिंग के इसमें 90 में से 90 है। मैथ्स में एक क्वेश्चन किया नहीं तो सिर्फ 3 मार्क्स उसके कटे हैं, 177 है 180 में से। और ये देख लीजिए, ये जो है ना तीसरा, ये है ओली बोर्ड का, यही लाइव मॉक ही है, 9 तारीख को दिया था ये मैंने। और ये वाला जो है इसमें मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा था पूरे सीजीएल मेंस के मॉक टेस्ट में से। इसमें 369 स्कोर आया था मेरा। इसमें मैथ्स में भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक इंग्लिश में गलत हुआ और एक रीजनिंग में, और जीके में मेरा एक भी गलत नहीं हुआ था। जीके थोड़ा बहुत इसमें तुक्के सही लग गए थे मेरे, बाकी एक भी गलत नहीं हुआ। इसमें जीके में 22 के 22 सही है, 66 मार्क्स आ गए। रीजनिंग में मेरा एक गलत हुआ, 86 आ गए 90 में से। वैसे ही मैथ में भी 86 आ गए 90 में से, एक ही गलत हुआ है। और इंग्लिश में भी एक ही गलत हुआ है, और इंग्लिश में तो मेरे फाइनल सीजीएल मेंस में भी 131 ही है। तो मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स के सिलेबस की अगर बात करें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि मैथ्स का सिलेबस या तो पूरा ही नहीं होता। अगर आप जैसे वीओडी बैचेस, जैसे गगन प्रताप सर का या आदित्य रंजन सर का ये बैचेस अगर आप देखेंगे तो ये बैचेस बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर हम मैथ्स कंप्लीट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितना टाइम हमारे पास है नहीं। तो मैंने मैथ्स इन बैचेस से नहीं की थी। तो मैंने मैथ्स कहाँ से की थी? मैंने मल्टीपल सोर्सेज से मैथ की है। नंबर 1 तो कौशिक मोहंती सर हैं, एक बैंकिंग के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उनकी कुछ मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई थी जो बेसिक टॉपिक्स सीजीएल में भी आते हैं, एक उनसे किया था। सेकंड भूतेश सर का क्विक रिवीजन बैच है, उससे मैथ पढ़ी थी। और तीसरा मैथ्स मेनिया के चैनल से मैथ्स ग्राइंड सीरीज़, जो कि सीजीएल मेन से पहले आती है, वो की थी। तो जो सबसे पहली बात है सिलेबस कंप्लीट करने की, तो सिलेबस आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिलेबस आप अगर फ्री में करना चाहें तो भूतेश सर के क्विक रिवीजन बैच से कर सकते हैं, यूट्यूब पर ही है, बहुत बढ़िया वीडियोस हैं, और उनके नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ इतना टाइम आपको उन वीडियोस में नहीं लगेगा जितना आप मैथ्स के वीओडी बैचेस से अगर कंप्लीट करने में लगाएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मैंने सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीट किया था वो मैथ्स का ही किया था। जीके का सिलेबस मैथ्स के बाद करने लगा था, और जब मैं जीके का सिलेबस करने लगा तो मैंने मैथ्स को छोड़ दिया था। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैथ्स को मैं बिल्कुल भूल गया था। मैंने सबसे पहले मैथ्स कवर किया था। मैथ्स मैंने कौशिक सर से फॉलो किया था पहले, तो वो करने के बाद मेरा मैथ्स से लिंक टूट गया था। मतलब उसके बाद क्योंकि मैं जीके पढ़ने लग गया था, जीके का सिलेबस मैंने मैथ्स के बाद स्टार्ट किया था। तो जैसे मैं जीके पढ़ने लगा, तो जब जीके पढ़ने लगा तो मैंने मैथ्स के ना
रिवीजन के बीच में, ना ही मैथ्स की कोई वीडियो देखी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे मैथ्स दोबारा कंप्लीट करना पड़ा भूतेश सर के क्विक रिवीजन बैच से। तो मैथ्स का सिलेबस मतलब मुझे 2 बार कंप्लीट करना पड़ा। एक बार जीके से पहले मैथ्स किया कौशिक सर से, फिर जीके कंप्लीट करने के बाद कोर सब्जेक्ट्स, उसके बाद मैथ्स मैंने फिर से कंप्लीट किया भूतेश सर से, और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देने लगा और करंट अफेयर पढ़ने लगा। तो उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर मैथ्स में ऐसे लगा कि मैं वीक हो रहा हूँ, तो फिर मैंने आदित्य रंजन सर से भी, आदित्य रंजन सर की वो फ्री वाली 45 डेज़ वाली प्लेलिस्ट आती है, फिर मैंने उससे मैथ्स पढ़ा प्री से पहले। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अगर मैथ्स पढ़ें तो जैसे क्विक रिवीजन बैच आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, तो आप ये गलती मत करना। अगर आपने मैथ्स का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है तो उसको बीच में छोड़ना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 1 घंटा मैथ्स को ज़रूर दें। अगर मॉक टेस्ट से करनी है तो आप वीक में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है मैथ के, वो ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा कि मैथ्स के जो कंसेप्ट्स हैं उन पर आपकी एक पकड़ बनी रहेगी और उनको आप भूलेंगे नहीं। तो दूसरा बात करें अगर मैथ्स के अंदर स्पीड लाने की, तो आपने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा होगा कि 50 तक स्क्वेयर्स याद कर लो, क्यूब याद कर लो, ऐसे वगैरह वगैरह। तो वो स्ट्रेटजी मैंने भी फॉलो की थी कि 50 तक हो सके तो 50 तक स्क्वेयर याद करो, अगर नहीं होते तो 30 तक तो याद ज़रूर रहने चाहिए, मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए। और जैसे कि 20 तक तो वैसे ही सभी को याद होंगे, उसके बाद तो आसानी है। जैसे 21 का स्क्वायर हो गया 441, तो 21 से ही रिलेटेड है 29 का स्क्वायर जैसे 841, तो ये ऐसे याद हो जाएंगे। मतलब 22 का जैसे 484 और उसकी जगह 28 का 784, मतलब एक एक डिजिट, पहला वाला डिजिट दोनों में चेंज है। ऐसे ही 26 का हो गया 676 26 का, और 24 का 576, और 23 का 529 जैसे, और 27 का 729। तो 30 तक तो स्क्वायर मैं मान लेता हूँ कि 30 तक तो स्क्वायर अपने आप आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। और क्यूब की बात करें तो क्यूब मुझे खुद 15 तक के क्यूब मैंने याद किए थे और इतने इनफ हैं। अगर हो सके आपसे तो 25 का क्यूब याद कर लें और 20 तक के क्यूब याद कर लें। इनका फ़ायदा कहाँ पे मिलता है? इनका फ़ायदा कंपाउंड इंटरेस्ट वालों में मिलता है एक तो, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ के रीजनिंग में बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है अगर आपको स्क्वेयर्स और क्यूब याद है तो स्क्वेयर्स और क्यूब। स्क्वेयर्स आपको कम से कम 30 तक तो याद कर ही लेने हैं, और 100 तक की आपको ट्रिक याद कर लेनी है वो निकालने वाली। और क्यूब अगर कहें तो क्यूब याद कर लेने हैं 15 तक, बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएंगे। 10 तक के क्यूब तो डेली वैसे भी रिपीट होते ही कर सकते हैं, हम माइंड में ही रिपीट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें टेबल्स कहाँ तक याद होने चाहिए, तो मैंने जो किए थे वो टेबल्स मैंने 30 तक याद किए थे। और 30 तक टेबल रिवाइज कैसे, या मतलब याद कैसे किए थे कि पहले तो मेरे को 20 तक तो टेबल सभी को याद होंगे, वैसे भी 20 तक सबको टेबल याद है। उसके बाद 23, 24, 26, 7 और 28 और 29, ये 6 टेबल्स ये और आपको याद करने हैं। और इनका भी फ़ायदा क्या होएगा कि कैलकुलेशन में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे याद किए थे। पहले तो मैंने ये टेबल्स एक बार एक पेज पे लिख लिए थे, ठीक है। वो कौन से टेबल्स? 12 से लेके 20 तक के तो मुझे वैसे भी याद थे। उसके बाद बात करें तो 22 से लेके 29 तक ये वाले टेबल जो हैं ये मैंने एक पेज पे लिख लिए, क्योंकि तब मेरे को ये टेबल का कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम मैंने ये एक पेज पे लिखे। रात को मैं क्या करता, रात को सोने से पहले ये वो वाली शीट उठाता और उसमें एक बार 22 से लेके और 29 तक गो थ्रू करता, फिर 29 से लेके 22 तक वापस गो थ्रू करता। और इसमें कितना समय लगता, मतलब 10 से 15 मिनट बस उनको रिवाइज करने में इतना ही समय लगना था। तो जब मेरे को वो थोड़े थोड़े याद रहने लगे तो मैं उस पेज को छोड़ के मन में वो टेबल रिवाइज करने लगता। जैसे मतलब सारा पूरा डे ख़त्म करने के बाद जब सोने का समय आता तो जितनी देर तक नींद नहीं आती थी उस समय मैं ये टेबल रिवाइज करने लग जाता। जैसे 12, 24, 36, 48, 12, 60, 12, 72, 84 ऐसे करके मैं रात को सोता था। सोने से पहले मैं ये टेबल रिवाइज करता था और इनमें मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगता था और ना ही इनमें मुझे बिल्कुल भी हेडेक होता, क्योंकि वो टाइम जमा फ्री हो जाता था मैं और सोने से पहले बस टेबल रिवाइज करता, तो उसका भी मेरे को बहुत फ़ायदा मिला।
तो ये चीज़ें थी जो टिप्स पे याद होनी चाहिए। टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स और इनके अलावा ट्रिपलेट्स भी हैं जो हम टिप्स पे याद कर सकते हैं, जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हाइपोटेन्यूज वाले क्वेश्चन में या ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ये बहुत यूज़ होते हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 20, 21, 29 ऐसे जो भी ट्रिपलेट्स हैं वो भी आप एक जगह लिख के और उन्हें भी डेली थोड़ा बहुत देख लेंगे, उतने में ही वो याद रहने लग जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमारा बहुत समय बचेगा क्वेश्चंस करने में, और जो टफ़ क्वेश्चन है उनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। तो इसके अलावा अगर बात करें मैथ्स में, वैसे तो याद करने वाला इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर भी जो फॉर्मूले हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती हैं और उनका सॉल्यूशन हो जाता है। तो उनके लिए मैं क्या करता था, मैंने एक रफ नोटबुक जो मेरे पास थी उसमें मैंने लास्ट में कुछ पेजेस बना दिए थे, जिसमें मैं जो भी डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चन आते या कोई ऐसे क्वेश्चन आते जो बार बार फार्मूला जिसका रिपीट हो रहा है वो मैंने अलग से लिख लिए थे। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो सर्कल का इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, जैसे सर्कल की इक्वेशन का फार्मूला याद लिख लिया, टेंजेंट लेंथ का उसमें फार्मूला लिख लिया। ये ज़्यादातर लिखता मैं क्या था, जैसे ज्योमेट्री के फार्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हो गए और अलजेब्रा के कुछ शॉर्टकट्स और ऐसे फार्मूले हो गए, तो मैं उन्हें अलग से लिख लेता था कि उन्हें मैं रिवाइज़ कर लूँ, मतलब रट सकूँ। तो मैंने जो फार्मूले लिखे थे उसकी नोटबुक मैंने यहाँ पे रख रखी है। जैसे सर्कल के हो गए, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, और मीन मीडियन मोड वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, ये जो एडिक्विटी ने इसी बार डाला थे, उनके फॉर्मूले हो गए कुछ, मतलब वो वाले फॉर्मूले जो रिवाइज करने पड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हो गए मैक्सिमा मिनिमा वाले, और इसके अलावा हाँ पॉलीगन के क्वेश्चंस के फॉर्मूले। पॉलीगन के बस 3-4 फॉर्मूले हैं, जैसे डायगोनल्स कितनी होएगी, साइड्स कितनी होएगी, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो उससे साइड्स निकालना, इंटीरियर एंगल से साइड्स निकालना, या अगर साइड्स दे रखी हैं उससे इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल निकालना। और सर्कल्स के क्वेश्चन में जैसे सर्कल्स वाले कुछ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले लिख रखे थे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिनका रिपीटेशन या एग्ज़ाम में वैल्यू ज़्यादा है, जैसे साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 वाला फॉर्मूला हो गया। और अगर आप कहेंगे तो मैं ये वाले जो मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं उनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, उसके अलावा यहाँ पे हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले। और ज़्यादातर तो मैं जो फॉर्मूले लिखता था वो थे सर्कल्स वाले, एंगल वाले, ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले, क्योंकि ये वाले ऐसे फॉर्मूले हैं जो इतने ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट दें उनमें इतने फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं होते, फिर भी उन्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि 10-12 मॉक्स में 2 से 3 में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें डायरेक्ट उसी फॉर्मूले का यूज़ होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करके और हमें आंसर निकालना होता है। इसके अलावा जैसे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वाले ट्रायंगल के फॉर्मूले हो गए 3-4। तो ये थे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF बना के आपको टेलीग्राम पे या शेयर कर दूंगा जैसे भी होगा, या अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद पेजेस लेके उन पे अपने आप से आप वो फॉर्मूले के नोट्स बना सकते हैं और उन्हें गो थ्रू कीजिए, जो कि आपको ऐसा लगे कि वो रिपीट होने वाले हैं। और इसके अलावा मैथ्स में जो है मार्क्स बढ़ेंगे, वो सिर्फ बढ़ेंगे प्रैक्टिस से, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डेली एक सेक्शनल मॉक मैथ्स का और रीजनिंग का इकट्ठा हो, या फिर मैथ्स का एक मॉक टेस्ट डेली का ज़रूर लगाएं, जिससे कि रिवीजन होती रहे। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो फॉर्मूले और कंसेप्ट्स रिवाइज होने के अलावा स्पीड में भी आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होएगा, क्योंकि मैथ्स में सब स्पीड का ही है। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए एक बार बस सिलेबस कंप्लीट करना इनफ है। एक बार आपने किसी भी टीचर से रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको रिवीजन करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिनका हमें नोट्स बनाने पड़े या नोट्स बना के रिवीजन करना पड़े। हाँ, कुछ एक टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन को या फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा SSC इस बार तो नहीं पूछे मेंस में, उन क्वेश्चंस के आप नोट्स बना सकते हैं। और वो मैथ्स में जैसे मैंने मैथ्स के अंदर ही लिख रखे हैं, आप भी उसी तरह लिख सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग की तो बस मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरे जो हैं CGL में रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 हैं,
क्योंकि एक तो रीजनिंग वैसे भी आसान आई थी और दूसरा मैं रीजनिंग को वैसे भी इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं देता था, क्योंकि रीजनिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता था जीके, करंट अफेयर्स और मैथ्स के लिए टाइम देना। इंग्लिश का तो मैंने आपको इस वाली वीडियो में सब कुछ बता ही रखा है कि इंग्लिश के लिए मैंने कैसे किया। और मैं इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश ही असल में स्कोर बूस्टर है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में, नॉर्थ में इंग्लिश में वीक हैं। इंग्लिश इतने बच्चों की अच्छी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पकड़ बनाते हो तो आपका स्कोर इम्प्रूव होने का ज़्यादा चांस है इसके मुकाबले में कि आप मैथ्स और अपनी रीजनिंग को बढ़िया करें। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे देखें तो मैथ्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैथ्स में अगर वो जो कैलकुलेशन हिंदी में करते हैं, मैंने भी ये देखा है कि मैथ्स उनकी बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है। इतना इंग्लिश मीडियम वालों की नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश में मैं टेबल्स बोल के याद करता था या कैलकुलेट करता था तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था जितना कि मैं यूट्यूब पे देखता था। जो टीचर्स हैं वो हिंदी में बहुत उसी क्वेश्चन को बहुत स्पीड से कर सकते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग से ज़्यादा आप इंग्लिश पे फोकस करें, और इंग्लिश से ज़्यादा अगर आप चाहें तो जीके पे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने मैथ्स के लिए भी चैट जीपीटी का और जेमिनी का यूज़ करके देखा था, पर वो इतना मुझे फ्रूटफुल नहीं लगा। क्योंकि मैंने मैथ्स के अंदर वही, जैसे मैं नोटबुक्स पे लिखता था फॉर्मूले, वो मैंने एक बार कहा जेमिनी को कि वो सारे फॉर्मूले अपने अंदर स्टोर कर लो, और उसके बाद मैंने उससे क्वेश्चन बनवा के देखे। क्वेश्चन बढ़िया बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं ज़्यादा फॉर्मूले स्टोर करता तो वैसे वैसे वो पिछला रिकॉर्ड जो है वो जेमिनी में सही तरह से मेंटेन नहीं होता था। मतलब मैंने एक बार उसको 100 से ज़्यादा फॉर्मूलेज उसके अंदर स्टोर कर लिए थे, तो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद जब मैंने उसके अंदर और ज़्यादा फॉर्मूले या कोई नेक्स्ट कंसेप्ट स्टोर करने लगा तो उसके मेमोरी में पिछले वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब पिछले वाले वो धीरे धीरे कुछ फॉर्मूले अपनी मर्ज़ी से ही जेमिनी चेंज कर रहा था। तो इसलिए मैथ्स के लिए तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चैट जीपीटी वगैरह या इसका यूज़ करें। चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज़ आप जीके के लिए कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको अपनी पुरानी वाली वीडियोज़ में बता रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जीके के लिए, तो जीके की वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की ट्राई करूँगा। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो 2026 के लिए प्री के लिए सीजीएल के लिए वीडियो मांग रहे हैं, उनका भी मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर आपको शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगी। कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो पिछला आप भूलने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतना इस वीडियो में। थैंक यू और बाय बाय।